हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 35 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है, ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है? तो देखिए, हाल ही में केरल राज्य ने सुरक्षा मित्र परियोजना वाहन निगरानी प्रणाली लॉन्च की है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, सुरक्षा मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत, मोटर वाहन जो विभाग है, इसने किस योजना के तहत निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। और इस परियोजना के तहत 2.38 लाख 2.38 लाख वाहनों में यह सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम कैसे काम करेगा? देखिए, वाहनों के साथ एक व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाया जाएगा। यदि वाहन दुर्घटना में शामिल है या यदि चालक जो है वो वाहन को अधिक गति देता है, तो मालिक को VLTD से SMS अलर्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। देखिए, हाल ही में भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बने हैं आलोक कुमार चौधरी। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, आलोक कुमार चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आलोक कुमार चौधरी 7 जून 2022 से देश के सबसे बड़े बैंक के नए MD बने हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर पहुंचने से पहले वे डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस और HR की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की जो आयु सीमा है वो है आपके 62 ईयर्स यानी कि 62 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पेशेवर त्रिसेना प्रमुख और भारत सरकार के वरिष्ठतम वर्दीधारी सैन्य सलाहकार हैं। और इनकी आयु सीमा क्या है? 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 1980 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये वर्ष 1980 ईस्वी में तीन वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से? देखिए, चिल्ला, मोतीचूर, मोतीचूर और राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। और यह उद्यान जो है वो हाथियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचार्य के नाम पर पड़ा था। ये ध्यान रखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचार्य के नाम पर पड़ा था। जिसका मुख्यालय की बात करें, इस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर? देहरादून में इसका मुख्यालय है। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये कितने जिलों में फैला हुआ है? देखिए, 3 जिलों में ये फैला हुआ है। कौन कौन से ये 3 जिले हैं? एक तो है आपका देहरादून है, दूसरा है पौड़ी और तीसरा है हरिद्वार। तो 3 जिलों में ये फैला हुआ है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 820.4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। और इसको दूसरा टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। किस वर्ष राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया। देखिए, राज्य में सेब का पहला बाग कहाँ पर लगाया गया? हर्षिल में लगाया गया था। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हर्षिल जो है ये आपका कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है आपका हर्षिल। तो हर्षिल उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो हर्षिल को कहा जाता है। और हर्षिल में सेब का बागान लगाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? फ्रेडरिक विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन को हर्षिल में सेब का बागान लगाने का श्रेय दिया जाता है। और हर्षिल में आलू की खेती की शुरुआत भी फ्रेडरिक विल्सन ने ही की थी। और विल्सन का जो विवाह हुआ था वो उत्तरकाशी के मुखवा गांव की रायवती से इनका विवाह हुआ था, जो कि उत्तरकाशी के मुखवा गांव की थी। विल्सन ने हर्षिल में विल्सन नाम का एक कॉटेज भी बनवाया था। कब बनवाया? 1864 ईस्वी में। और हर्षिल जो है आपका, ये आपके किस घाटी में? टंकौर घाटी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टंकौर घाटी में हर्षिल, टंकौर घाटी में जलंधरी नदी। हर्षिल के टंकौर घाटी में कौन सी नदी बहती है? जलंधरी नदी बहती है हर्षिल के टंकौर घाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए, मूर्तियों का भंडार उपनाम है। देखिए, मूर्तियों का भंडार उपनाम किसका है? जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप सभी लोग भी सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ स्टडी विद एम को आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए, मूर्तियों का भंडार उपनाम है किसका? लाखा मंडल का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लाखा मंडल ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है आपका लाखा मंडल। तो लाखा मंडल देहरादून के जौनसार क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर मूर्तियों का भंडार है और इसको मूर्तियों के भंडार उपनाम से भी जाना जाता है। लाखा मंडल किस नदी के संगम पर स्थित है? पूछा जा सकता है। किन दो नदियों के संगम पर स्थित है लाखा मंडल? यमुना व रिखनाड़।
यमुना व रिखनाड़ नदियों के संगम पर स्थित है आपका लाखा मंडल। और लाखा मंडल उत्तराखंड शैली का बना प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर में जल प्रवाहित करने पर अपना प्रतिबिंब देखा जाता है। और यहाँ दो अलग अलग रंग के शिवलिंग हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो अलग अलग कलर के शिवलिंग हैं, जिसमें द डार्क ग्रीन जो कलर है वो द्वापर युग तथा लाल शिवलिंग जो है वो त्रेता युग से संबंधित है। तो कौन सा जो शिवलिंग है वो किस युग से संबंधित है, ये आपको पता रहना चाहिए। और लाखा मंडल के पुराने नाम की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? मढ़। मढ़ इसका पुराना नाम था। अगला देखिएगा, काठगोदाम में रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ? देखिए, काठगोदाम जो है आपका, यहाँ पर रेलवे स्टेशन कब चालू हुआ? वर्ष 1884 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, काठगोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है काठगोदाम को। और यह कुमाऊं का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। काठगोदाम जो है ये गुलाब घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसे बमोरी घाट, ध्यान दीजिएगा, इसको बमोरी घाट या फिर बाड़ाखेड़ी भी कहा जाता है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन 1884 में चालू हुआ। और यहाँ पर रेलवे की जो बड़ी लाइन है वो 1994 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बद्रीदत्त पांडे कुर्मांचल केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बद्रीदत्त पांडे जो हैं, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 ईस्वी को कनखल हरिद्वार में, कनखल हरिद्वार में इनका जन्म हुआ था बद्रीदत्त पांडे का। लेकिन इनका जो मूल निवास था वो कहाँ पे था? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में इनका मूल निवास था। 1913 ईस्वी की बात करें तो वर्ष 1913 ईस्वी में अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के ये संपादक बने। अल्मोड़ा अखबार जो है वो अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। और इसके संपादक कौन बने? 1913 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे। और वर्ष 1918 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने बंद करा दिया। और इसके बाद इन्होंने अल्मोड़ा से शक्ति नामक जो साप्ताहिक पत्र था, तो शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। तो आपसे पूछा जाए कि शक्ति, अल्मोड़ा से शक्ति साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बद्रीदत्त पांडे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंट्स को आप नोट करते रहें। नोट्स आप सभी लोग बनाते रहें, कॉपी पेन जरूर लेके बैठे इस सीरीज को देखने के लिए। डेली आपको ये सीरीज रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है। और इसके अलावा देखिए, कूली उतार, कूली बेगार व कूली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में सफल नेतृत्व के लिए इन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया था। कुर्मांचल केसरी की पदवी से क्यों विभूषित किया गया, ये भी पता रहना चाहिए। देखिए, इन्होंने कूली उतार, कूली बेगार व कूली बर्दाश्त प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। तो सफल आंदोलन इन्होंने चलाया था, इनके नेतृत्व में सफल आंदोलन हुआ था। तो इसके लिए इनको कुर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। और स्वाधीनता संग्राम के दौरान बद्रीदत्त पांडे 5 बार जेल गए। अपने जेल प्रवास में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा। तो कुमाऊं का इतिहास जो पुस्तक लिखी है वो किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे ने लिखी है अपने जेल प्रवास के दौरान। अगला देखिए, राज्य में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? देखिए, राज्य में स्कूल चलो अभियान जो है इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2001 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2001 से संचालित स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य को शिक्षा की ओर सभी को शिक्षा और सभी को ज्ञान देना है। और इस अभियान का मुख्य लक्ष्यों में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों का 100% नामांकन, बच्चों का विद्यालय में 100% ठहराव, बालिकाओं तथा SC ST शिक्षा पर विशेष बल,
जन समुदाय की भागीदारी है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मुख्य रूप से 6 से लेकर 14 तक के बच्चों के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला देखिएगा, भारत में एमआरटीपी कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारत में एमआरटीपी कानून को निरस्त करने का जो सुझाव दिया था वो किस समिति ने? राघवन समिति ने। राघवन समिति ने इसका सुझाव दिया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, राघवन समिति आप करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी कि एमआरटीपी, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता रहना चाहिए। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम यानी कि एमआरटीपी अधिनियम औद्योगिक सुधार के तहत भारत में लागू किया गया था। औद्योगिक सुधार के तहत ये भारत में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? देखिए, इसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना तथा एकाधिकार पर नियंत्रण रखना था, और इसके अलावा अन्य उद्देश्य प्रतिबंधात्मक और अनुचित व्यापार की रोकथाम करना था। और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी जब आपका यह अधिनियम चल रहा था? उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी, पूछा जा सकता है। तो जो आपका एमआरटीपी कानून था, तो जिस समय एमआरटीपी कानून लागू था उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, पूछा जा सकता है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी उस समय? चौथी पंचवर्षीय योजना। नोट कर लीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। अगला देखिएगा, सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। देखिए, आप सभी लोगों के लिए ही डेली ये सीरीज़ आ रही है स्टडी विद एम के द्वारा। डेली ही मैं ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। साथ ही साथ हिंदी की सीरीज़ भी आपको सुबह 10 बजे मिल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग स्टडी विद एम को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है मुझे भी इन सीरीज़ को बनाने में, मेरे को और भी अर्जेंट काम होते हैं, लेकिन फिर भी चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो तब भी आपके लिए इस क्लास को डेली ही मैं बनाती हूँ, ताकि आपका एक दिन भी लॉस ना हो। तो आप सभी सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को, क्योंकि डेली आपको ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे द्वारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग, जितने लोग भी आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, गोरान घाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? गोरान घाट दर्रा ये स्थित है आपके किस राज्य में? आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट का कमेंट जो है वो मैं रीड करती हूँ, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए गोरान घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपकी तैयारी भी आपको पता चलती रहेगी। देखिए, गोरान घाट दर्रा ये आपके किस राज्य में? राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है आपका। गोरान घाट दर्रा राजस्थान राज्य में स्थित है, और यह राजस्थान के सिरोही राजस्थान के ये सिरोही और जालोर सिरोही और जालोर शहर को उदयपुर शहर से जोड़ता है। किस शहर से? उदयपुर शहर से जोड़ता है। सिरोही और जालोर शहर को उदयपुर शहर से यह दर्रा जोड़ता है, और यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊपर है तथा माउंट आबू के दक्षिण में अरावली के पहाड़ी में स्थित है। राजस्थान में स्थित है ना माउंट आबू, तो माउंट आबू के दक्षिण में अरावली के पहाड़ी पर ये स्थित है, तथा गुरु शिखर को माउंट आबू से ये अलग करता है। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान रखेंगे, यह गुरु शिखर को माउंट आबू से अलग करता है। कौन सा दर्रा? गोरान घाट दर्रा, जो कि आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ
सॉरी इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? देखिए इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना कब की गई? वर्ष 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लगती है? आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए आप सभी का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए। आप थोड़ा तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, आपसे कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, डेली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। तो देखिए वर्ष 1921 ईस्वी में तीन प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे? एक तो था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बम्बई और तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और वर्ष 1955 की बात करें तो वर्ष 1955 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक रख दिया गया। तो आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था, तो आपका राइट क्या हो जाएगा? इंपीरियल बैंक। या इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कब किया गया? तो कब किया गया? वर्ष 1955 ईस्वी में। तो आपको हर एक पॉइंट आपको ध्यान रख के पढ़ना है, ताकि आयोग आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पुट अप करे तो आप करेक्ट करके आए। इसलिए आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराया जाता है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी विद एम के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि अगले महीने आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा। तो साथ ही साथ आप डेली देखिए, आप डेली इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आपको 20 क्वेश्चन मात्र यहाँ पे दिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ इतने पॉइंट आपको बताए जाते हैं कि लगभग आपके 80 से लेकर 100 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट जरूर करते रहें, ताकि आप लास्ट टाइम पे उनको रिवाइज कर सकें। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है। और स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र जो है इसका एसबीआई में कब इसको एसबीआई में विलय कर दिया गया? वर्ष 2008 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का एसबीआई में विलय तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का एसबीआई में वर्ष 2010 में विलय किया गया था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? देखिए अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अजंता गुफाएं आपके कहाँ पर? औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इन्हें तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। ये कब किस शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। और इनको 29 चट्टानों को काट कर बनाया गया है अजंता की गुफाओं को। और यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो किस धर्म से ये संबंधित है? बौद्ध धर्म से यह गुफाएं संबंधित है। और यह गुफाएं अजंता नामक गांव के पास ही स्थित हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और अजंता गुफाएं वर्ष 1983 से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। ये ध्यान रखेंगे, यूनेस्को के द्वारा इनको विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कब से? वर्ष 1983 में अजंता गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित स्थल घोषित किया गया था। तो वर्ष 1983 से ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? देखिए पाल जो वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा? गोपाल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी, देखिए गोपाल जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने इसकी स्थापना की थी। बात करें धर्मपाल की, तो धर्मपाल जो है ये गोपाल के पुत्र थे। गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसने किस विश्वविद्यालय की? विक्रमशिला
विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और नालंदा जो विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय का इसने जीर्णोद्धार किया था। किसने? धर्मपाल ने। और देवपाल की अगर हम बात करें, देवपाल देवपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। पाल वंश का ये सबसे शक्तिशाली शासक था और इसने उड़ीसा व असम को जीता था। ध्यान रखिएगा, इसने किस किस को? उड़ीसा को और असम को इसने जीता था। तथा प्रतिहार राजा भोज व राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष को इसने हराया था, देवपाल ने। और देवपाल के बाद महीपाल जो है, देवपाल के बाद महीपाल शासक बना और इसको राजेंद्र चोल ने आक्रमण कर पराजित किया था। राजेंद्र चोल के द्वारा, चोल वंश के राजेंद्र चोल के द्वारा इसको पराजित किया गया था। किसको? महीपाल को। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? देखिए, देश का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? पंतनगर में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसका नाम क्या है? कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर? पंतनगर में आपका स्थित है। और देश के इस प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 17 नवंबर 1960 को इसकी स्थापना नेहरू जी द्वारा की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? डॉक्टर केथेन एंथोनी पार्कर, केथेन एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे। और इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाने, इस विश्वविद्यालय को देश में हरित क्रांति लाने के साथ ही शोध के क्षेत्र के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। तो इस विश्वविद्यालय ने देश में हरित क्रांति लाई थी। हरित क्रांति लाने का श्रेय जो है ये किसको? पंतनगर विश्वविद्यालय को जाता है। साथ ही साथ इसने शोध के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दून कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई है? देखिए, जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है, जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखिए, दून कॉलेज की जो स्थापना है ये वर्ष 1935 में की गई थी। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दून कॉलेज की स्थापना देहरादून में वर्ष 1935 में प्रसिद्ध बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य सतीश रंजन दास द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा? सतीश रंजन दास के द्वारा की गई थी, जो कि बैरिस्टर और वायसराय की काउंसिल के सदस्य थे। ये एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और वायसराय की काउंसिल के ये सदस्य थे सतीश रंजन दास। तो इनके द्वारा दून कॉलेज की स्थापना की गई थी वर्ष 1935 ईस्वी में। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? अच्छी शिक्षा और अंग्रेजी के विकास के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है, तो कौन सा है? दून कॉलेज भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल है। अगला देखिएगा, प्रसिद्ध गौचर मेला किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? देखिए, प्रसिद्ध गौचर मेला जो है ये आपका प्रारंभ किया गया किस वर्ष से? वर्ष 1943 ईस्वी से। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1943 से प्रसिद्ध गौचर मेला प्रारंभ किया गया था। देखिए, चमोली जिले में लगता है यह मेला। कहाँ पर? चमोली जिले में लगता है। चमोली जिले के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक केंद्र गौचर में लगने वाला यह औद्योगिक एवं विकास मेला 1943 में गढ़वाल के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने शुरू किया था। तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर कौन थे उस समय? बर्नेडी थे। तो
तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा यह शुरू किया गया था। उस समय इस मेले का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रवासियों को क्रय विक्रय का एक मंच उपलब्ध कराना था। लेकिन वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन पर शुरू होने वाले इस ऐतिहासिक मेले में उत्तराखंड के विकास से जुड़ी विभिन्न संस्कृतियों का खुलकर प्रदर्शन भी किया जाता है। कब मनाया जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है इनके जन्मदिन पर शुरू होता है आपका प्रसिद्ध गौचर मेला। अगला देखिए, मानेश्वर मेला किस जनपद में लगता है? मानेश्वर का मेला लगता है आपके किस जनपद में? चंपावत जनपद में। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक चमत्कारी शिला के समीप इस मेले का आयोजन होता है और इस पत्थर के पूजन से पशु, विशेषकर जो दुधारू पशु होते हैं, दुधारू पशु स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसी मान्यता है यहाँ पे पत्थर की शिला पर पूजा करने से माना जाता है कि दुधारू जो पशु होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। तो चंपावत के मायावती के पास मानेश्वर नामक एक चमत्कारी शिला है। तो यहीं पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला देखिएगा, दूनागिरी मंदिर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, दूनागिरी जो मंदिर है इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1183 में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूनागिरी मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है? द्वाराहाट में स्थित है। द्वाराहाट से भी 14 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और पुराणों के अनुसार दूनागिरी ही द्रोणांचल पर्वत था। पुराणों के अनुसार द्रोणांचल पर्वत कौन था? द्रोणांचल पर्वत दूनागिरी को ही द्रोणांचल पर्वत कहा जाता था। और यह मंदिर वैष्णवी शक्तिपीठ है, ध्यान रखिएगा, वैष्णवी शक्तिपीठ है दूनागिरी जो मंदिर है। और इस मंदिर की स्थापना 1183 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं। देखिए, शीतकाल में यमुनोत्री जो माता है इनके दर्शन कहाँ पर होते हैं? खरसाली में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं शीतकाल में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यमुनोत्री जो है ये किस जिले में? उत्तर काशी जिले में स्थित है और यह पवित्र स्थान गंगोत्री के ठीक पश्चिम तथा उत्तर काशी से 131 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1919 ईस्वी में गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने इस मंदिर का, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। और यमुना नदी के बाएं तट पर यह मंदिर स्थित है, यमुनोत्री मंदिर। और यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी ने कराया था। जयपुर की महारानी के द्वारा इस मंदिर का, यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। तो शीतकाल में कहाँ पर? खरसाली में यमुनोत्री माता के दर्शन होते हैं। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 10 बजे हिंदी की सीरीज़ भी प्रोवाइड कराई गई थी। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो हिंदी की सीरीज़ भी आप सभी लोग देख लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।